नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे एनुअल आर्टिक रिपोर्ट जो कि पब्लिश की गई है बाय NOAA। अब NOAA क्या है वो भी हम लोग जानेंगे। आर्टिक रीजन कौन सा है, उसके जोग्राफिक लोकेशंस, उसके आसपास कंट्रीज कौन से हैं और इस रिपोर्ट कार्ड के जो मेजर हाइलाइट्स हैं वो हम सब कुछ इसमें जानेंगे। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके यूपीएससी एग्जाम्स में, साथ ही साथ अगर कोई अन्य स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एनुअल आर्टिक रिपोर्ट कार्ड, बेसिकली जो NOAA क्या है। ठीक है, तो जिस तरह से इंडिया में IMD है, IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, वो मेनली वैसा एक इंस्टीट्यूट है जो हमें सारे ही वेदर एंड क्लाइमेट इवेंट से रिलेटेड सब कुछ जानकारी देता है इंडियन रीजन में। ठीक है, और इंडिया के साथ साथ ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो छोटे मोटे कंट्रीज है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनका भी IMD वेदर फोरकास्ट बताता है। सिमिलरली वैसा ही द नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, NOAA stand for this, has released its 18th annual Arctic report। ठीक है, तो NAO जो है वो यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी है। ठीक है, जिस तरह से IMD है वो भी एक इंडिया की एजेंसी है। ठीक है, वो किस मिनिस्ट्री में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस में आ जाता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, तो NAO भी एक यूनाइटेड स्टेट की वेदर फोरकास्टिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, और यह 18th एनुअल आर्टिक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसमें मेन हाईलाइट दिया गया है कि व्हाट आर द प्रोफाउंड इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर एंड क्लाइमेट इवेंट्स ऑन द आर्टिक रीजन। ठीक है, तो क्लाइमेट, जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक या वेदर पैटर्न अभी हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज में, तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आर्टिक रीजन में स्पेशली, उस पर ये फोकस करेगा रिपोर्ट। ठीक है, और NAO के बारे में देख लीजिए, ये यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट एजेंसी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर फोरकास्ट, क्लाइमेट, ओशंस, कोस्ट एंड इवन द एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस। ठीक है, तो ये आउटर स्पेस में भी काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कभी बहुत बार ऐसा होता है कि इंडियन जो IMD है वो भी इससे कोलैबोरेट करती है। ठीक है, और वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूज़। अब हम लोग आर्टिक रीजन का जो जोग्राफिक लोकेशन है वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आर्टिक इज द पोलर रीजन लोकेटेड इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। आपको पता होगा कि अर्थ जो है वो मेनली स्फीयरॉइड शेप का है। ठीक है, और इसके दो पोल्स हैं, मेनली नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। नॉर्थ पोल कौन से रीजन में है, तो आर्टिक सर्कल वाले रीजन में। ठीक है, और आर्टिक सर्कल कहाँ से कहाँ होता है वो भी आपको अगर पता होगा, दैट इज इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। उसके बाद 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, और 23 डिग्री हाफ ये क्या है, ये ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर उसके ऊपर हम लोग थोड़ा चलेंगे 66 डिग्री एंड हाफ, और नीचे 66 डिग्री एंड हाफ साउथ, तो ये बेसिकली टेम्परेट जोन है। ठीक है, और उसके ऊपर हम लोग जाएंगे तो 66 डिग्री हाफ से ज्यादा, या मतलब 290 डिग्रीज लैटिट्यूड। ठीक है, और साउथ में भी जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, साउथ पोल या अंटार्कटिक रीजन मिलेगा या अंटार्कटिक सर्कल। सिमिलरली हमें 66 डिग्री के बाद से हमें आर्टिक सर्कल मिलेगा। ठीक है, तो इस ऐसा ही कुछ नजर आता है। अगर टॉप व्यू देखेंगे तो आर्टिक सर्कल का कुछ व्यू ऐसा आता है, बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है ये। और आर्टिक सर्कल, और बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल एक छोटा सा हिस्सा है आर्टिक सर्कल का जो एकदम बीचों बीच पड़ता है आर्टिक सर्कल में। ठीक है, अब आसपास के जो कंट्रीज है वो भी जानना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे बड़ा जो एरिया है आर्टिक सर्कल में वो रशिया का रीजन आ जाता है। ठीक है, रशिया के साथ साथ जो नॉर्डिक कंट्रीज है, स्पेशली फिनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे, ये भी बॉर्डर शेयर करते हैं आर्टिक रीजन में ही आ जाते हैं। फिर कुछ हद तक आइसलैंड का भी कुछ हिस्सा आता है। ग्रीनलैंड का मेजॉरिटी ऑफ जो एरिया है, 70 to 80% एरिया है, वो आर्टिक सर्कल में आता है। ठीक है, एंड 40% जो कनाडा का एरिया है वो
वो भी आर्टिक सर्कल के रीजन में ही आता है। और इवन जो यूएसए का भी अलास्का वाला रीजन है, ठीक है, तो ये पार्ट यूएसए का है। तो अलास्का वाले रीजन जो है यूएसए का भी, तो यूएसए भी आर्टिक रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है, ठीक है। और आर्टिक रीजन ऐसा नाम सजेस्ट होता ही है कि आपको पता ही होगा कि द आर्टिक रीजन है सीजनली वेरिंग स्नो एंड आइस कवर, मतलब ये परमाफ्रॉस्ट रीजन या वो परमानेंटली स्नो कवर रहता है। लेकिन अब जो स्नो कवर है वो वैरी कर सकता है, उसकी जो थिकनेस है वो सीजन टू सीजन वैरी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये परमाफ्रॉस्ट रीजन है। अब व्हाट इज द आर्टिक रिपोर्ट कार्ड बेसिकली, तो ये कब से स्टार्ट हुआ है, तो एनुअली हर साल ये पब्लिश होता है, 2006 से ये स्टार्ट हुआ और ये 18th एडिशन है, ठीक है। द आर्टिक रिपोर्ट कार्ड इज टाइमली एंड पीयर रिव्यूड सोर्स फॉर क्लियर रिलायबल एंड कंसाइज एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन ऑन द current state of different components of the आर्टिक एनवायरमेंटल सिस्टम रिलेटिव टू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो आर्टिक रीजन में ये बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है। तो इवन इंडिया भी आर्टिक सर्कल का एक तरह से पार्ट है। क्यों? क्योंकि इंडिया का भी एक रिसर्च स्टेशन है आर्टिक रीजन में, ठीक है। उस रिसर्च स्टेशन का नाम है मेनली हिमाद्री, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च स्टेशन जो है वो हिमाद्री है। लेकिन ये जो हिमाद्री रिसर्च स्टेशन है वो मेनली जो गर्मियों का सीजन होता है, अप्रैल से अक्टूबर नवंबर के बीच में ही ये ऑपरेशनल होता है। बाकी जो अभी जैसा ठंडी का टाइम है, ये हिमाद्री रिसर्च स्टेशन ऑपरेशनल नहीं रहता है, ठीक है। तो 6 महीना रहता है, 6 महीना नहीं रहता, क्योंकि एक्सट्रीम ठंड रहती है वहां पर, ठीक है। तो इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन है, इंडिया भी रिसर्च और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करता है यहाँ पर, ठीक है। और भी बहुत सारे कंट्रीज है जिनका बॉर्डर शेयर नहीं होता है, फिर भी उनको रिसर्च करने का इजाजत है। और ये सारे कंट्रीज तो ऑब्वियसली इस कंट्री में आराम से रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, उनके बहुत सारे रिसर्च स्टेशन ऑलरेडी है भी, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं क्या हाईलाइट्स है इस रिपोर्ट के, मेजर हाईलाइट क्या है। तो सबसे पहला जो है रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर, ठीक है। द 2023 समर वाज द वार्मेस्ट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द आर्टिक, which due to climate change has warmed nearly 4 times faster than the globe since 1979, ठीक है। तो गर्मियों में स्पेशली जून के महीने में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या हम लोग कह सकते हैं 38 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और आप कंपेयर कर सकते हैं इंडिया में गर्मियों में जून के महीने में स्पेशली 46-47 ऐसा एवरेज टेम्परेचर रहता है। और कंपेयर कीजिए जैसे आर्टिक रीजन में 38 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। दिस ईयर हैज नो वाज नोटेड द सिक्स्थ वार्मेस्ट इन द आर्टिक सिंस रिलायबल रिकॉर्ड्स बिगैन इन 1900, ठीक है। तो आफ्टर 1900 ये सबसे सिक्स्थ वार्मेस्ट ईयर था आर्टिक रीजन में स्पेशली। तो सबसे पहला जो हाईलाइट है वो रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर, दिन प्रतिदिन टेम्परेचर जो है वो बढ़ते जा रहा है और जो समर सीजन है वो और एक्सटेंड होते जा रहा है, ठीक है। सेकेंड इज द राइजिंग इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट तो होगा ही, ठीक है। तो जैसे कि अनप्रेसिडेंटेड वाइल्ड फायर्स, फोर्सिंग कम्युनिटी इवैक्यूएशन, फिर जो लोग रहते हैं वहां पर कम्युनिटीज उनको इवैक्यूएट करना पड़ता है। अ डिक्लाइन इन सी आइस एक्सटेंट, ठीक है। फिर सी लेवल क्या होगा उसमें, जो सी आइस है आर्टिक सर्कल में उसका डिक्लाइन हो रहा है, उसके कारण बर्फ वरफ जो भी ग्लेशियर से पिघल रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, सी लेवल राइज हो जा रहा है आसपास के एरियाज में। दिस इम्पैक्ट डायरेक्टली अफेक्ट्स इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ह्यूमन हेल्थ, फूड सिक्योरिटी जैसे प्रॉब्लम्स वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। तो ये सेकंड हाईलाइट है। थर्ड हाईलाइट है हमारा थॉइंग ऑफ सबसी पर्माफ्रॉस्ट, ठीक है। तो मैंने बताया पर्माफ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो ये परमानेंटली कवर्ड रहता है स्नो से, हर साल के पूरे महीने ही ये पर्माफ्रॉस्ट रहता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, थॉइंग हो रहा है। थॉइंग का मतलब होता है बेसिकली कि जब बर्फ अगर हम लोग सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। और थॉइंग का मतलब है जब हम लोग थोड़ा सा हीट देंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड स्टेज में आना शुरू हो जाएगा या वो सॉफ्ट हो जाता है। तो ये सॉफ्टनिंग ऑफ द सॉलिड, ठीक है, स्पेशली आइस का, उसी को मेनली थॉइंग कहा जा रहा है। और ये इसीलिए हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो बर्फ है वो पिघलेंगे और वो लिक्विड फेस में आ जाएंगे, ठीक है। तो वार्म ओशन टेम्परेचर के कारण
एक्सेलरेटिंग द थॉइंग ऑफ सबसी पर्माफ्रॉस्ट। ठीक है, तो जो सबसी जो सी के नीचे वाला हिस्सा है वहां पर भी हमेशा ही पर्माफ्रॉस्ट वाला रीजन होता है, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा थॉइंग का प्रोसेस जो है वो एक्सिलरेट हो जा रहा है, जिसके कारण मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस जो का ग्रीन हाउस गैसेस है वो भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये एक रीजन है। फिर साथ ही साथ में दिस प्रोसेस कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन का इवोल्यूशन तो हो ही रहा है, एंड साथ ही साथ में एक्सबरेट ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन एसिडिफिकेशन कैसे हो रहा है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कंसेंट्रेशन बढ़ेगा उस रीजन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वो पानी में घुलेगा। ठीक है, H2O में घुलेगा और वो बना लेगा कार्बोनिक एसिड, बना लेगा H2CO3। ठीक है, तो ये क्या है, एक माइल्ड एसिड है। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, जो सी का या ओशन का जो पीएच है वो एसिडिक होने लगेगा, और एसिडिक होगा, पीएच इम्बैलेंस होगा, तो जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं या क्रिएचर्स हैं उनका पीएच लेवल डिस्टर्ब होगा और उनका सर्वाइवल भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसी को मेनली एसिडिफिकेशन ऑफ लेक्स या ओशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसे गैसेस के रिलीज के कारण ही होता है। ठीक है, तो इसके कारण ग्रीन हाउस इम्पैक्ट भी, ग्रीन हाउस गैसेस का भी इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है आर्टिक रीजन में। ये थर्ड हाईलाइट था। फिर फोर्थ हाईलाइट है फूड इनसिक्योरिटी ड्यू टू साल्मन डिक्लाइन। ठीक है, तो जिस तरह से अगर आप वेस्ट बंगाल में अगर रहते होंगे तो आपको पता होगा कि इधर में जो हिल्सा मछली है बहुत ज्यादा बंगालीज का फेवरेट, स्पेशली बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। उसी तरह से जो नॉर्डिक कंट्रीज है, आर्टिक सर्कल के आसपास कंट्रीज है, वहां पर साल्मन फिश बहुत अच्छे होते हैं वहाँ के, बहुत लोग कंज्यूम भी करते हैं। तो इस कारण क्या हो रहा है, फूड इनसिक्योरिटी के कारण, एसिडिफिकेशन के कारण जो साल्मन फिश का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होने लगा है। स्पेशली कहाँ, तो वेस्टर्न अलास्का वाला जो रीजन है यूएसए का, एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड पॉपुलेशन ऑफ चिनूक एंड सम साल्मन। ठीक है, तो ये दोनों मछलियां हैं, अलग अलग मछलियां हैं, इनका पॉपुलेशन धीरे धीरे उनका डिक्रीज हो रहा है, इम्पैक्टिंग इंडिजिनस कम्युनिटीज रिलायंट ऑन दिस फिशेस फॉर सस्टेनेंस। ठीक है, तो बहुत सारे इंडिजिनस कम्युनिटीज जो रहती है वो डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, उनका क्योंकि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है तो उनका फूड इनसिक्योरिटी जैसे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जा रहे हैं। दिस डिक्लाइन हैज कल्चरल फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। साथ ही साथ ये क्या करते थे, साल्मन फिशेस एक्सपोर्ट भी करते थे दूसरे देशों को, तो उनका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये चौथा हाईलाइट है। पांचवा हाईलाइट है वाइल्ड फायर्स इन द आर्टिक रीजन। ठीक है, तो वाइल्ड फायर्स, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो वेजिटेशन वो ड्राई होने लगेगा। ठीक है, और ड्राई होगा तो आसानी से वो फायर भी कैच कर लेगा। ठीक है, तो कनाडा विटनेस्ड इट्स वर्स्ट वाइल्ड फायर सीजन ऑन रिकॉर्ड अफेक्टिंग 40% ऑफ इट्स लैंड मास कंसिडर्ड आर्टिक। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया 40% तो उसका कनाडा का एरिया आर्टिक रीजन में पड़ जाता है, और वहां पर टेम्परेचर बढ़ने के कारण बहुत ज्यादा वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर एंड ड्राई कंडीशन फैसिलिटेट बर्निंग ऑफ ओवर 10 million acres of northwest territories, लीडिंग टू इवैक्यूएशन एंड डिमिनिश्ड एयर क्वालिटी। तो देख सकते हैं इस फोटो में किस तरह से एयर क्वालिटी भी डिस्टर्ब हो रही है, फिर आला जो आसपास के वेजिटेशंस है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है वो भी डिग्रेड हो रही है। ठीक है, तो ये पांचवा हाईलाइट था, मेजर हाईलाइट। सिक्स्थ है ग्लेशियर थिनिंग एंड फ्लडिंग। ठीक है, तो जो ग्लेशियर्स की थिकनेस हुआ करती थी वो धीरे धीरे थिन होने लग रही है। ठीक है, और जिसके कारण सी वाटर लेवल बढ़ रहा है और उसके कारण फ्लडिंग हो रहा है। ठीक है, तो राइजिंग टेम्परेचर हैज लेड टू ड्रामेटिक थिनिंग ऑफ द मेंडलहॉल ग्लेशियर्स लोकेटेड इन द अलास्का रीजन ओवर द पास्ट 20 years। ठीक है, एज अ रिजल्ट ओवर years द मेल्ट अवे वाटर has annually caused floods in the region। तो न्यूज में जरूर देखेंगे कि यूएसए कनाडा वाले रीजन में बहुत ज्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं, वाइल्ड मतलब फ्लडिंग के बहुत सारे इशू हो रहे हैं, प्रॉब्लम। तो जैसे कि वन सच डिजास्टर हुआ था अगस्त अभी रिसेंटली 2023 में, व्हेन a glacial lake on a tributary of Mendel glacier burst through its ice dam and caused unprecedented flooding and severe property damage in the Alaska's Juneau region। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये भी टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर राइज होने के कारण हो रहा है। ठीक है, तो ग्लेशियर्स का थिनिंग, फ्लडिंग, ये सब क्या है, सब कैस्केडिंग इफेक्ट है, एक होगा तो दूसरा होगा, वैसे करते करते पूरे ग्लोब में होगा। तो हम लोग अगर ट्रॉपिकल कंट्रीज में रहते हैं तो हमें, आप ऐसा मत सोचे कि आर्टिक के लोगों का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल इशू है।
ठीक है? तो इसे हम लोग ग्लोबली मिलकर काम करना पड़ेगा, ठीक है? 7th जो है हमारा कि ग्रीनलैंड आइस शीट मेल्टिंग, ठीक है? तो मैंने बताया कि ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड का 70 टू 80% जो एरिया है वो आर्टिक रीजन में ही पड़ जाता है, ठीक है? और ये आप बिफोर और आफ्टर देख सकते हैं मैप किस तरह से ग्लेशियर्स कितने थे, और रिसेंट टाइम्स में ग्लेशियर्स बहुत कम भी बचे हैं इसमें, ठीक है? तो ग्रीनलैंड्स आइस शीट एक्सपीरियंस मेल्टिंग फॉर ओनली द फिफ्थ टाइम इन द 34th ईयर रिकॉर्ड, ठीक है? तो 34 ईयर रिकॉर्ड में ही ये पांच बार ऐसा हो चुका है कि ग्लेशियर्स पिघलते पिघलते और भी बहुत ज्यादा फास्ट हो जा रहा है। नॉट ओनली दिस, द आइस शीट कंटिन्यू टू लूज मास डिस्पाइट अबव एवरेज विंटर स्नो अकोमुलेशन, ठीक है? वहां पर सर्दियां तो अच्छी हो रही है, स्नो भी अच्छा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो थिकनिंग होना था, आइस शीट थिन क्यों हो जा रहा है? तो बिकॉज जो स्नो का एक्यूमुलेशन है उसका रेट बहुत कम है, और जो आइस शीट का थिनिंग हो रहा है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो देयर इज अ गैप बिटवीन स्नो एक्यूमुलेशन और आइस शीट का थिनिंग, ठीक है? तो आइस शीट जो थिनिंग वो बहुत फास्ट हो गया है, और स्नो एक्यूमुलेशन कम हो गया, ठीक है? और ये मेनली वही क्लाइमेट चेंज के कारण ही हो रहा है। बिटवीन द अगस्त 22 एंड सितंबर 23, एंड इट्स रफली लॉस्ट 350 ट्रिलियन पाउंड ऑफ मासेस, ठीक है? कितना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेश वाटर पानी है ना? ग्लेशियर्स का जो पानी है वो फ्रेश वाटर होता है, तो इतना सारा पानी भी वेस्ट हो रहा है, एक्वाटिक क्रिएचर्स भी, उनका भी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? और ग्रीनलैंड्स आइस शीट मेल्टिंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू सी लेवल राइज, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीनलैंड। और जो नॉर्डिक कंट्रीज है, रशिया वाला रीजन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये था हमारा मेजर जो हाईलाइट था एनुअल आर्टिक रिपोर्ट कार्ड, ये सारे हाइलाइट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम लोग किस तरह से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपना ओपिनियंस, जो भी अच्छे ओपिनियंस होंगे मैं उसको लाइक कर दूंगा। आप इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।